एक जालिम सास, एक मासूम बहू और एक पहली बीवी की रहस्यमयी मौत। आपको लगेगा कि कहानी बहुत सीधी है, लेकिन रुकिए, इस हवेली में जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कातिल कौन है और शिकार कौन? जब आखिरी रात आईने के सामने सच आएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आप सोच भी नहीं सकते। जानना चाहते हैं वो दिल दहला देने वाला सच क्या था? तो वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है लखनऊ से कुछ दूर, महमूदाबाद के इलाके की एक विशाल और पुरानी हवेली आशियाना से। ये हवेली जितनी बाहर से खूबसूरत थी, उतनी ही अंदर से वीरान और राजों से भरी हुई लगती थी। ऊंची छतों वाले कमरे, लंबे गलियारे और दीवारों पर लगी तस्वीरें, ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखें हर नए आने वाले को घूरती हों। इसी हवेली में दुल्हन बनकर आई थी ज़ारा। ज़ारा एक पढ़ी लिखी, ज़हीन और यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट लड़की थी। उसने साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में डिग्री ली थी। उसका निकाह हवेली के इकलौते वारिस समीर से हुआ था, जो एक बहुत ही नेक और प्यार करने वाला इंसान था। ज़ारा ने एक खुशहाल जिंदगी के ख्वाब देखे थे, लेकिन हवेली की असली हुक्मरान समीर की मां बेगम रज़िया थीं। बेगम रज़िया समाज में एक बहुत ही इज्जतदार और नर्म दिल औरत के तौर पर जानी जाती थीं, लेकिन हवेली की चार दीवारी के अंदर उनका एक दूसरा ही रूप था। वो एक बेहद सख्त, मगरूर यानी अभिमानी और अपने उसूलों की पाबंद औरत थीं, जिनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। ज़ारा पर जुल्म की शुरुआत पहले दिन से हो गई थी, लेकिन ये जुल्म मारपीट या गाली गलौज का नहीं था। ये जहर में डूबे हुए मीठे लफ्जों का जुल्म था। ये रूह को धीरे धीरे मारने वाला जुल्म था। ज़ारा बेटी, तुम साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हो माशाल्लाह, बेगम रज़िया मुस्कुराकर कहती, लेकिन घर कैसे चलाया जाता है ये यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाते, ये तुम्हें यहीं सीखना होगा। ये कहानी थी समीर की पहली बीवी आलिया की मौत के ठीक 1 साल बाद की। आलिया की मौत एक हादसा बताई गई थी। हवेली की संगमरमरी सीढ़ियों से गिरकर मामला रफा दफा हो गया था। समीर को उस हादसे से इतना गहरा सदमा लगा था कि उसकी याददाश्त का एक हिस्सा, खासतौर पर आलिया की मौत से जुड़े कुछ महीने, धुंधला गया था। बेगम रज़िया के जुल्म का सबसे बड़ा हथियार आलिया की यादें थीं। वो हर बात में ज़ारा का मुकाबला आलिया से करती थीं। आलिया तो मेरे कदमों की आहट से समझ जाती थीं कि मुझे क्या चाहिए। आलिया ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में सवाल नहीं किया। जब आलिया जिंदा थीं तो इस घर में एक रौनक थी। ये बातें ज़ारा के दिल पर किसी चाबुक की तरह लगती थीं। उसे महसूस कराया जाता था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, आलिया की जगह कभी नहीं ले सकती। हवेली में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। जब ज़ारा ने पूछा तो बेगम रज़िया ने कहा कि ये आलिया का कमरा था, मैं उसकी यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती। धीरे धीरे ज़ारा को हवेली में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। नौकर चाकर उससे बात करते हुए डरते थे। वो आपस में कुछ फुसफुसाते, लेकिन ज़ारा को देखते ही चुप हो जाते। समीर अपनी माँ को एक देवी की तरह पूजता था। वो ज़ारा से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता था। जब ज़ारा उसे अपनी बेचैनी के बारे में बताती तो वो कहता, ज़ारा, तुम ज़्यादा सोच रही हो। अम्मी बस पुरानी यादों की वजह से थोड़ी परेशान रहती हैं, सब ठीक हो जाएगा। ज़ारा अकेली पड़ गई थी। एक पढ़ी लिखी, ज़हीन लड़की को ये महसूस होने लगा था कि उसे जानबूझकर पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। एक रात जोरों का तूफान आया हुआ था। हवेली के पुराने दरवाजे और खिड़कियां हवा से बज रही थी। ज़ारा को नींद नहीं आ रही थी। वो पुरानी किताबों को देखने के लिए लाइब्रेरी में चली गई। अचानक एक किताब के गिरने से दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर थोड़ी सी तिरछी हो गई। तस्वीर के पीछे दीवार में बने एक खुफिया लॉकर का कोना नजर आ रहा था। ज़ारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से उस लॉकर को खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात थे और एक छोटी सी डायरी। ये आलिया की डायरी थी।
जारा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। शुरुआती पन्ने बहुत खुशनुमा थे, समीर के लिए मोहब्बत, नई जिंदगी के ख्वाब। लेकिन फिर धीरे धीरे डायरी का अंदाज बदलने लगा। आज 4 महीने हो गए। ये हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही डरावनी। यहाँ दीवारें भी सांस लेती हैं और राज छुपाती हैं। अम्मी जी का बर्ताव अजीब होता जा रहा है। वो मुझसे प्यार से बात करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कैदी हूं। आज मुझे वो राज पता चल गया, वो राज जो इस हवेली की बुनियादों में दफन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। समीर को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर उसे पता चल गया तो वो टूट जाएगा। मुझे डर लग रहा है। और फिर आखिरी पन्ना, आलिया की मौत से 1 दिन पहले का। मैंने सबूत हासिल कर लिया है। आज रात में समीर को सब कुछ बता दूंगी। अब और नहीं। अल्लाह मेरी मदद करे। डायरी यहीं खत्म हो जाती है। जारा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आलिया की मौत हादसा नहीं थी। वो कोई राज जान गई थी और किसी को बताने वाली थी, और अगले ही दिन वो मर गई। जारा की साइकोलॉजी की समझ उसे बता रही थी कि समीर की याददाश्त का जाना भी कोई आम सदमा नहीं था। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म था। उसके दिमाग ने किसी बहुत ही भयानक सच को भुला दिया था। अब जारा का मकसद सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, उसे आलिया की मौत का सच जानना था। लेकिन सच क्या था? हवेली का राज क्या था? और सबूत कहां था? जारा ने अब एक जासूस की तरह सोचना और काम करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि बेगम रजिया उस पर नजर रखे हुए है। उसने हवेली के सबसे पुराने मुलाजिम करीम चाचा के से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। करीम चाचा 50 साल से इस हवेली में थे और बेगम रजिया के सबसे वफादार थे। जारा को शक था कि करीम चाचा सब कुछ जानते हैं। जारा ने एक दिन बातों बातों में उनसे पूछा, चाचा, आलिया बीवी कैसी थी? करीम चाचा का चेहरा उतर गया। बहुत अच्छी थी बेटी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिंदा दिल। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बस कभी कभी कुछ ज्यादा ही जानने की कोशिश करती थी। कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो अच्छा होता है। ये एक इशारा था, एक चेतावनी। जारा का शक अब यकीन में बदल रहा था, लेकिन उसे सबूत चाहिए था। डायरी में लिखा था, मैंने सबूत हासिल कर लिया है। वो सबूत क्या हो सकता था? जारा ने आलिया के उस बंद कमरे में जाने का फैसला किया। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने एक पुरानी चाबी से उस कमरे का ताला खोल लिया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आलिया ने छोड़ा होगा। हर चीज पर धूल की एक मोटी तह थी। जारा ने हर दराज, हर संदूक की तलाशी ली। घंटों की तलाश के बाद उसे जेवरों के एक खाली डिब्बे के नीचे एक और खुफिया दराज मिली। उसके अंदर एक लिफाफा था। लिफाफे के अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट थी। ये बेगम रजिया की मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के मुताबिक बेगम रजिया को दिल की एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने लिखा था कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल का वक्त है, और रिपोर्ट की तारीख आलिया की मौत से ठीक 2 साल पहले की थी। जारा का दिमाग सुन्न हो गया। बेगम रजिया को तो 2 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक थीं। क्या ये रिपोर्ट झूठी है या फिर आलिया को ये पता चल गया था और वो ये राज खोलने वाली थी? क्या अपनी बीमारी का राज छुपाने के लिए बेगम रजिया ने आलिया को? ये सोचते ही जारा के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि जब वो कमरे में थी तो कोई दरवाजे के झरोखे से उसे देख रहा था। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी दहशत थी। बेगम रजिया ने ऐलान किया कि आलिया की दूसरी बरसी पर उन्होंने एक बहुत बड़ी दुआ और मजलिस का आयोजन किया है, जिसमें शहर के सारे बड़े लोग आएंगे। जारा समझ गई, ये कोई आम मजलिस नहीं थी, ये आखिरी चाल थी। बेगम रजिया को पता चल चुका था कि जारा सच के बहुत करीब पहुंच गई है। मजलिस वाली रात। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बाहर तेज हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। जाला का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे यकीन था कि आज रात कोई फैसला होने वाला है। मजलिस के बीच में बेगम रजिया ने जारा को अपने कमरे में बुलवाया। कमरा खाली था। बेगम रजिया आराम कुर्सी पर बैठी थीं और उनके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। तो तुम्हें सच पता चल ही गया? उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा। जारा ने हिम्मत करके कहा, आलिया की मौत
हादसा नहीं थी, उसे कत्ल किया गया था। कत्ल एक बहुत भारी लफ्ज है बहू, बेगम रजिया ने कहा। मैं तो बस अपने बेटे को बचा रही थी। किससे बचा रही थी आप? एक मासूम लड़की से। मासूम? बेगम रजिया जोर से हंसी। वो लड़की मासूम नहीं, एक लालची नागिन थी। हां, ये सच है कि मुझे दिल की बीमारी है और आलिया को यह पता चल गया था, लेकिन वो ये राज किसी को बताने नहीं वाली थी। वो इंतजार कर रही थी मेरे मरने का। लेकिन जब उसे लगा कि मेरे मरने में देर हो रही है, तो उसने अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर दिया। उसने हकीमों से मिलकर एक ऐसा धीमा जहर बनवाया था जिसे अगर रोज खाने में थोड़ी थोड़ी मिकदार में दिया जाए तो वो दिल की बीमारी को बढ़ा देता है और मौत एक कुदरती मौत लगती है। वो मुझे रोज अपने हाथों से बनाकर चाय पिलाती थी, जहर वाली चाय। ज़ारा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। जिस रात वो मरी, उस रात मुझे उस पर शक हो गया था। मैंने चाय पीने का नाटक किया और बाद में उसे फेंक दिया। मैंने उसके कमरे की तलाशी ली और मुझे जहर की शीशी मिल गई। मैंने उसे सीढ़ियों पर रोका और उसे उसका राज दिखाया। वो शीशी मुझसे छीनने की कोशिश करने लगी। उसी छीना झपटी में उसका पैर फिसला और वो नीचे जा गिरी। समीर ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अपनी मोहब्बत का ये घिनौना रूप और उसकी ऐसी भयानक मौत देखकर उसका दिमाग वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने वो सब कुछ भुला दिया। तो देखा ज़ारा, मैंने उसे नहीं मारा, उसे उसके अपने लालच ने मारा। मैंने तो बस अपने बेटे को उस भयानक सच के बोझ से बचाने के लिए यह कहानी बनाई कि यह एक हादसा था। और मेरे साथ ये सब जुल्म? वो जुल्म नहीं, एक इम्तिहान था। बेगम रजिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम आलिया की तरह सोने की चमक से अंधी हो जाती हो या तुम्हारे अंदर वाकई एक अच्छी बीवी और बहू की रूह है। मैं तुम्हें हर रोज परख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और सामने आसिफ खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। बेगम रजिया की कहानी और ज़ारा के हाथ में मौजूद डायरी और रिपोर्ट सब कुछ मिलकर उसके दिमाग पर छाए हुए कोहरे को हटा रहे थे। उसे सब कुछ याद आने लगा था। आलिया का चेहरा, उसका लालच, सीढ़ियों पर वो आखिरी मंजर। आसिफ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। उस रात हवेली का आईना टूट गया था। हर चेहरे का असली अक्स सामने आ चुका था। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं था और कोई पूरी तरह बुरा। सब हालात के मारे हुए इंसान थे। जुल्म की वो कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिसका अंत खुशी भरा हो। ये एक ऐसी कहानी थी जिसका अंत एक तकलीफदेह सच्चाई पर हुआ था। ज़ारा ने हवेली नहीं छोड़ी। उसने आसिफ को संभाला और अपनी सास की देखभाल भी करती रही। लेकिन अब उनके रिश्ते में ना कोई डर था, ना कोई जुल्म, ना कोई बनावटी मोहब्बत। उनके रिश्ते में अब एक खामोश समझदारी थी, एक ऐसे सच की समझदारी जो आईने की तरह साफ और टूटे हुए कांच की तरह चुभने वाला था।